हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज यहाँ पे हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुके हैं जो नेवी एंड एयर फोर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं कि BSF RORM के बच्चे। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि अभी दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें AWO और TPO एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं वो हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है और ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम। पहला है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। उन क्वेश्चंस के मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चनों में कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। हमसे पूछा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात क्या है कि बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लिखा हुआ प्रकाश और वर्ष। अब यहाँ से देखने से लग रहा है कि यह समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। अब अगला बंदा भी आपको जब क्वेश्चन दे रहा है तो सबसे पहले वह आपसे क्या पूछता है कि भाई समय, उनको भी पता है कि बच्चे क्या करेंगे, भाई समय सबसे पहले टिक करेंगे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, भाई टाइम सबसे पहले दिया है। तो ये इसका मात्रक नहीं है भैया, है ना, समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या है? देखो, प्रकाश वर्ष यहाँ पे हमारे पास दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। अब यहाँ से आप एक ध्यान से चीज समझेंगे, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश होता है, निर्वात में प्रकाश अपना एक साल कह सकते हैं कि कितने समय में पूरा कर लेता है, या एक चक्कर अपने कितने समय में पूरा कर लेता है, उसको हम बोल देंगे प्रकाश वर्ष बोल देंगे। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू निकालेंगे। हमने समझ तो लिया कि भी दूरी का मात्रक होता है, लेकिन सर एक चीज हमें समझ में नहीं आई, दूरी का मात्रक तो एक्चुअल में क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है भाई, अभी समझाने वाले हैं आपको, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया, मैंने क्या कहा आपको, समय मैंने क्या बताया है आपको, समय मैंने बताया है 1 वर्ष। क्या बताया भाई बच्चों? समय बताया मैंने 1 वर्ष। ध्यान से देखना इस चीज को, मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू आती कहाँ से है, या हम कह सकते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष के इक्वल कितने मीटर होते हैं। ये ध्यान से, क्यों? क्योंकि भाई समय, अभी मैंने बताया कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अब सॉर्ट आउट इसको करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां से एक चीज थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू में टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस की बात करूं मैं यहाँ पे, स्पीड कितनी है? स्पीड मैंने कहा निर्वात में प्रकाश। अब निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 10 की पावर 8 मीटर बटे में सेकंड। ठीक है ना, 10 की पावर 8 बटे में इंटू में सेकंड। अब यहाँ पे हमें देखो सेकंड निकालना है। अब मैंने आपको टाइम बताया 1 वर्ष में, 1 वर्ष में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। अब 1 वर्ष में हम सेकंड कितने निकालेंगे भाई? 1 वर्ष होता कितना है एक्चुअल में? 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन लीप वर्ष भी ऐड करेंगे तो 365.25 डेज हम यहाँ पे 1 वर्ष में मानेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। 1 वर्ष में अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दिन हो गए ये, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। अब यहाँ से देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 गुणा में 10 की पावर 8 सेकंड यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे 1 वर्ष में हमारे पास ये सेकंड की वैल्यू आ गई कि कितनी सेकंड होती है 1 वर्ष में। यहाँ पे जो डाटा मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि ये दिन हो गए 1 वर्ष में, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो मतलब ये हमारे पास 1 वर्ष में कितनी सेकंड होती है टोटल, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब वैल्यू यहाँ पे आने के बाद आपके पास डिस्टेंस निकल कर आएगी 9 पॉइंट, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप करके देखेंगे, इतनी मेहनत आप भी करके देखेंगे। 46728 इंटू में 10 टू पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.48 मैं इसको लिख दूंगा
इंटू में 10⁻15 मीटर। अब जब 10⁻15 होता है हम उसको पिको बोलते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 9.48 लगभग मान लेंगे, है ना, पिकोमीटर। ये हमारे पास आ जाएगी भाई, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है ना। प्रकाश वर्ष को यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे LY से लिखा जाता है, लाइट ईयर्स को हिंदी में बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाया इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी यहाँ पे बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी कि भाई प्रकाश वर्ष में वैल्यू निकलती कैसे है। हमने आज तक पढ़ा है कि भाई प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ऐसा ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है हर क्वेश्चन का, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए भैया, दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, जी की विमा क्या है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, इसका मात्रक क्या है जी। देखो ध्यान से जी, चलो भाई बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि दो द्रव्यमान है, इसका मान लो मास m1 है और ये दूसरा द्रव्यमान है, इसका मान लो मास m2 है, और ये एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं? r दूरी पे। तो इनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं इसे प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाता हूँ तो F बराबर आता है हमारे पास कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हमें निकालनी है इसकी विमा भैया जी। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, इसकी विमा हमें यहाँ पे निकालनी है। देखो तो ध्यान से, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? न्यूटन दिख रहा है भैया। आप बोलेंगे हमें क्या दिखा? न्यूटन दिखा। ठीक है, न्यूटन लिख लो यहाँ पे, न्यूटन लिख दिया इधर इस साइड में, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? न्यूटन लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो फोर्स है इसको हम यहाँ पे न्यूटन लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये मास है, ये भी मास है, दोनों मास है। मास है तो मास की यूनिट क्या होती है भैया? मास की यूनिट होती है सर kg, मास की यूनिट kg। तो ये kg का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 बार आया। ये r² है, r की यूनिट एक डिस्टेंस है दोनों मास के बीच की, तो ये डिस्टेंस मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास मोटा मोटा इसका यूनिट आ गया है न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसकी डायमेंशन देखेंगे। न्यूटन की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, m1 L1 T-2, ये न्यूटन की डायमेंशन हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा m2 लिखा हुआ है। क्या लिखा होगा? m2 की विमा हो जाएगी L2। क्या हो जाएगी भाई? L2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, kg क्या होता है? मास होता है, इसकी यूनिट हो जाएगी मास। इसकी डायमेंशन लिखेंगे m2। अब यहाँ पे फाइनली निकलकर हमारे पास डायमेंशन आने वाली है, दिल थाम कर बैठ जाइएगा, g की डायमेंशन यहाँ पे हमारे पास निकल कर आने वाली है। अब यहाँ पे देखो पावर 2 है, नीचे ऊपर पावर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर माइनस का 1 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पावर क्या हो जाएगी? माइनस का 1 हो जाएगी। m-1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो L2 है और ये भी सॉरी L1 है, ये L2 है, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा और ये T-2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आप चेक करो कि m-1 L3, m-1 L3 T-2, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू है। अच्छा, जी का मान की बात करें, जी का मान की बात करें तो ये होता है 6.67 गुणा में 10 की पावर -11, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। यूनिट यहाँ पे मैंने आपको बता दी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब ये जो मान है 6.67 है, इसकी खोज किसने की थी? ये मान निकाला किसने था? तो हेनरी क्विंडिस ने निकाला था। क्विंडिस ने
ठीक है भाई, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान रखना। हेनरी कैवेंडिश ने जी के मान की गणना की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बहुत बढ़िया भाई, एक पारसेक के कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। पारसेक भी भाई दूरी का ही मात्रक होता है, पारसेक भी दूरी का ही मात्रक होता है। हमने प्रकाश वर्ष की बात की थी। प्रकाश वर्ष के द्वारा जो सूर्य हो गए, हमारे जो ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं उनके बीच की दूरी है ना, सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी या तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। लेकिन पारसेक जो है ना, वो पारसेक ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। आपसे पारसेक किसका मात्रक है? अभी दूरी का ही मात्रक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का, कौन सी दूरी का भाई? खगोलीय दूरी का। और खगोलीय दूरी में भी अगर बात करें तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या भाई? सबसे बड़ा मात्रक है किसका? खगोलीय दूरी का। कौन? पारसेक। ये ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मात्रक है खगोलीय दूरी का पारसेक, है ना। तो यहां पे हमने बात कर ली कि एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे बात समझ ली, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास श्यानता गुणांक, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है पोइजूली, ठीक है ना। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? पोइजूली हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि श्यानता गुणांक होता क्या है, और ये जो पोइजूली होता है ये मैं आपको बता दूं, ये पास्कल इंटू में सेकंड के इक्वल होता है। पास्कल इंटू में सेकंड के इक्वल होता है। अब श्यानता की ही बात आ गई तो हम दो नियम यहाँ पे पढ़ेंगे। श्यानता की ही बात आ गई तो दो नियम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। श्यानता गुणांक जो होता है इसको ईटा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भाई? ईटा से लिखा जाता है। ये पहला बात ध्यान रखेंगे, ठीक है सर, हमने ध्यान रख ली। अगली बात यहाँ पे न्यूटन का श्यानता नियम, क्या पढ़ेंगे भाई? न्यूटन का श्यानता नियम, यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं न्यूटन का श्यानता नियम। न्यूटन ने क्या कहा कि श्यान बल जो होता है, बल एफ विस्कोस फोर्स है ना, विस्कोसिटी फोर्स है ना, ये जो होता है ये नीटा इंटू में ए और इंटू में विभव प्रवणता, मतलब डीवी अपॉन में डी एक्स, सॉरी विभव नहीं भाई, वेग प्रवणता, सॉरी यहाँ पे विभव का तो क्या काम है, वेग प्रवणता के बराबर होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, स्टोक्स। किसने कहा भाई? स्टोक्स ने। अब स्टोक्स भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट रहेगा। स्टोक्स का नियम, ठीक सर, स्टोक्स का नियम, स्टोक्स का नियम ध्यान से समझेंगे। स्टोक्स ने कहा, क्या कहा था कि श्यानता जो होती है, मतलब क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स जो होता है, श्यान बल, वो 6 पाई नीटा आर वी के इक्वल होता है। 6 पाई नीटा आर वी के। ये त्रिज्या हो गई, ये वेग हो गया, ये पाई आपको पता ही है, ये श्यानता गुणांक हो गया, ये फोर्स हो गया। अब यहाँ से अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि यहाँ से देखो ध्यान से, इसको क्या लिख देंगे? न्यूटन लिख देंगे, और यहीं से आपके पास निकल कर आ जाएगा कि पास्कल इंटू में सेकेंड क्या होता है ना। पास्कल इंटू में सेकंड क्या होता है? पोइजूली होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हमारे पास k = 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। अच्छा, वेग को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे वेग को डबल किया इसने, वेग को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है, 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 4 टाइम्स हो जाएगी पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि डबल करेंगे। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप समझना चाहते हो तो चलो मान लिया कि k डैश है, वेग डबल करने के बाद 1/2, वेग डबल कर दिया तो 2v का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, तो k डैश = 1/2, 2 क्या हो जाएगा? 4v² आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसको 4 इंटू में 1/2 m, सॉरी भाई ये m आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये m आ जाएगा, इसमें भी m आ जाएगा, mv², ठीक है, mv²। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आप समझना चाहते होंगे तो k डैश बराबर, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी? अभी हमने निकाली थी, किसकी थी? किसकी भाई ये वैल्यू? ये k की वैल्यू है। तो
4 के हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो 4 गुनी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। प्रक्षेप्य गति से क्या क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कई चीज़ें मैं आपको प्रक्षेप्य गति के बारे में बताने वाला हूँ, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी वीडियो को। पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम परास के लिए कोण कितना होता है, अधिकतम परास। अब यहाँ पे प्रक्षेप्य गति में हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 3। क्या होता है देखो, एक होता है परास, रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भैया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है भाई, प्रक्षेप्य कोण है कि मतलब किस एंगल के ऊपर आप किसी भी वस्तु को फेंक रहे हो। अब सबसे पहले अगर कोई मंद बुद्धि बालक है जिसको यही नहीं पता कि सर प्रक्षेप्य होता क्या है, प्रक्षेप्य ये होता है कि जैसे भाई अगर हम किसी वस्तु को, अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो यह पथ एक अर्धवर्ताकार पथ का या कह सकते हैं कि परवलयाकार पथ कवर करते हुए जाता है। बात है समझ में, इसीलिए इसको प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रक्षेप्य कोण होता है। कोण होता है भाई प्रक्षेप्य कोण, देखो अभी बता दें। यहाँ पे मान लो आपने वस्तु को फेंका है इस एंगल के ऊपर, मान लो आपने वस्तु को फेंका है यहाँ पे इस एंगल पे, हाँ इधर देखो, चलो मान लो वस्तु को आपने यहाँ पे इस एंगल के ऊपर फेंका है, तो ये जो है आपका, ये जो है ये आपका थीटा, और इसी को बोलेंगे हम प्रक्षेप्य कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रक्षेप्य कोण बोलेंगे, ध्यान से। तो एक चीज यहाँ से आप समझना कि वस्तु यहाँ तक इस पॉइंट पर आती है, यही इसकी एच मैक्सिमम है, यही इसकी एच मैक्सिमम है, समझ में आ रही है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, ये इसकी रेंज क्या है भैया, यह इसकी रेंज, मतलब रेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। अच्छा, एच का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब यहाँ से एक चीज थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम के लिए तो ये जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम परास मतलब आर जो है वो मैक्सिमम हो जाए, वो ऐसा ये क्या काम करे कि आर मैक्सिमम हो जाए, या कह सकते हैं कितने डिग्री एंगल पे फेंके। अब यहाँ पे आर का फॉर्मूला आपके पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम मेरे को वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू कितनी रखूं, तो ध्यान रखेंगे आप, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 45 डिग्री रख देते हैं, साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो गई भाई, 90 डिग्री की हो गई। कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे अगर मैं 90 पुट करूँगा तो वो तो 180 हो जाएगा, मतलब कोई काम जायज बात बनती नहीं हो, तो 0 डिग्री के बराबर बात हो जाएगी। और साइन 180 का मान 0 होता है, तो परास तो 0 ही हो गई। अधिकतम कहाँ पे हुई, तो अधिकतम के लिए यहाँ पे हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 90 होनी चाहिए। अब 90 होनी चाहिए तो 2 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, तो थीटा की कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 45 डिग्री। तो थीटा को हम किसी भी वस्तु को अगर हम 45 डिग्री के कोण के ऊपर फेंकते हैं तब हम इसका काम तमाम कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो आर मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 45 डिग्री पुट कर दिया तो सिंपल सी बात है 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 बन जाएगा और साइन 91 होता है, ठीक है। यू स्क्वायर बटे में जी, यहाँ पे आपके पास यू स्क्वायर बटे में जी आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई जो, ठीक है। ये आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री के ऊपर हमें उसको फेंकना होगा। चलिए बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे आप इसके से डिस्कशन करना चाहूँ कि सर हमने पढ़ तो लिया कि भाई 45 डिग्री के ऊपर एच मैक्सिमम आर मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे सर एच मैक्सिमम का पूछ ले तो तब क्या करें, तो एच के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है यू स्क्वायर साइन
स्क्वायर थीटा बटे में 2g। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आप कितनी पुट कर दो, 90 पुट कर दो। मतलब अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी पत्थर को अगर हम सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब वह अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास हो जाएगी, वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पे पुट करते ही साइन स्क्वायर थीटा तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एच मैक्सिमम की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बटे में 2g, यू स्क्वायर बटे में 2g। यहाँ पे हमारे पास एच मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो हम कर रहे हैं प्रक्षेप्य गति से। यहाँ पे फॉर्मूले तो अभी भी मेरे को और बहुत बताने हैं आपको, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, ठीक है ना। वीडियो के एंड में हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आप मेरे को बता देना। चलिए बात करते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में हम उसका डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो प्रक्षेप्य गति से पूछे जाते हैं, या फिर आपके एग्जाम हो सकता है कभी अगर आपने प्रीवियस ईयर में दिया है तो आपके एग्जाम में आपको दिखे हो वो क्वेश्चन, या फिर आगे आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। वेग समय ग्राफ, अगला नंबर क्वेश्चन है 7 का। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, स्लोप क्या दर्शाता है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया वेग भैया, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया हमारे पास टाइम। अब इसका स्लोप होता है ये, इसका स्लोप होता है ये थीटा। अब स्लोप होता है टेन थीटा। क्या होता है भैया, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वेग, और ये क्या है, टाइम। अब वेग अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन। वेरी सिंपल, वेग अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन। तो किसको दर्शाएगा, ये त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई, त्वरण को दर्शाता है। वेरी शॉर्ट आसान क्वेश्चन था। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। पहले तो इसका आंसर सुन लो। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब बात आ गई संवेग संरक्षण के नियम की, तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन यहाँ पे हम कर लेते हैं रॉकेट से रिलेटेड, ध्यान रखना। और संवेग संरक्षण के नियम का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है ना। वीडियो के एंड में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा संवेग संरक्षण का, जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अच्छा, संवेग संरक्षण में क्या कहता है कि कोई भी वस्तु का संवेग जो होता है वो संरक्षित होती है, या कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का, निकाय में कई भी कण उपस्थित होते हैं जो गति कर रहे हैं, है ना। उसका मास है मान लो m1 और वेग है v1, और मास है m2, वेग है v2, मास है m3, मास क्या है m3 प्लस m3 v3। ये इनका सबका योग क्या जो होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये कहता है मतलब P1 हो, P2 हो प्लस P3 हो, ये क्या रहेगा, नियत रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ये बात यहाँ पे हमें कहता है संवेग संरक्षण के नियम में, ठीक है सर। यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई संवेग संरक्षण का नियम कौन से नियम के अनुरूप कार्य करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गति के तृतीय नियम की पालना करता है, तृतीय नियम की पालना करता है। संवेग संरक्षण का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, ठीक है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुरूप यह काम करता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ काम और हैं जो मैं यहाँ पे अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में हम इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व एक ऐसी वस्तु है, मतलब ऐसा गुण है किसी भी वस्तु का जो सिर्फ और सिर्फ उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली, और द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। या कह सकते हैं कि कोई भारी वस्तु है, उसको स्थिति में परिवर्तन करवाने के लिए, या कह सकते हैं कि भारी वस्तु ज़्यादा समय तक अपनी स्थिति में बनाए रख सकती है। या कह सकते हैं कि जड़त्व जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। किसके भाई, द्रव्यमान के। जड़त्व होता है द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप, है ना। कोई भारी वस्तु ज़्यादा समय तक जड़त्व का नियम का पालन करेगी। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है एक हॉर्स पावर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैं बताने वाला था, बिल्कुल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े थाम कर बैठ जाएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
हाँ, यहां पे मैं आपको बता रहा था कि संवेग संरक्षण का नियम जो होता है, संवेग संरक्षण का नियम जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं भाई, संवेग संरक्षण की, संवेग संरक्षण है ना, मोमेंटम को क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यहां पे हम बात कर रहे हैं। अब यहां पे एक चीज समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, देखना ध्यान से। चलिए देखें, बात करें संवेग संरक्षण के नियम की, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम मैंने आपको ये बता दिया कि P1 हो, P2 हो प्लस P3 हो, किसी भी निकाय में कितने भी कण उपस्थित हो, डॉट डॉट हम कह सकते हैं कि Pn तक ये हो सकता है। ये क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, नियत रहेगी ये वैल्यू। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। हम मान लो कि दो कणों के निकाय की बात करते हैं, दो कणों के निकाय की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। दो कणों के निकाय के लिए, दो कणों के निकाय के लिए। अब दो कणों के निकाय के लिए हम बात करें तो M1V1 प्लस M2V2 क्या रहेगा, नियत रहेगा। यहां पे अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि गति के तृतीय नियम की पालना करता कैसे है, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। अब देखना यहां पे ये मेरे पास अब देखना यहाँ पे हमारे पास ये है M1V1 है, M2V2 है। ये क्या है वैल्यू भाई, ये वैल्यू नियत है सर। ठीक है सर, नियत है, बहुत बढ़िया। क्या है भाई, नियत है, कांस्टेंट है। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ में क्या कर दूंगा भाई, अवकलन कर दूंगा। अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने कर दिया। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो M1 तो कांस्टेंट है, तो आ जाएगा dV1/dt। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दिया। प्लस आ जाएगा M2V2 dV2/dt बराबर। अब कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। अब ये क्या है, देखो इसको हम A1 लिख सकते हैं, क्या A1, इसका हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा M2, इसको हम A2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। M1 A1 इसको लिख दिया M2 A2। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं तो F1 गति के दूसरे नियम से F इक्वल टू M में होता है ना, ये आ जाएगा F2 इक्वल टू 0। तो F1 बराबर आ जाएगा माइनस का F2। और यही बात गति का तृतीय नियम कहता है कि क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है जो उसके विपरीत होता है, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, है ना। यही गति का तृतीय नियम कहता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस चीज पे, बिल्कुल ध्यान। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आपको देने वाला था संवेग संरक्षण के नियम के। अब यहाँ पे एक नाव का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि नाव से जब भी कोई नाविक कूदता है ना, बाहर कूदेगा तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, वो आगे की तरफ आएगा। ये एक किसका जीता जागता एग्जाम्पल है। एक यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम घर्षण रहित सतह की बात करें, किसकी बात करेंगे भाई, घर्षण रहित सतह। किसकी बात करेंगे, घर्षण रहित सतह है। घर्षण रहित सतह की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि अगर घर्षण रहित सतह पर कोई भी पर्सन है, वो खड़ा है, तो मान लो अपने मुंह से हवा फूंक रहा है। अगर वो हवा की दिशा इस साइड है तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गति करेगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, घर्षण रहित सतह पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है और वह अपने मुंह से हवा फेंकता है, तो जिस साइड में वह हवा फेंकता है उसके विपरीत वह गति करेगा। यह भी गति के तृतीय नियम की पालना हो रही है और संवेग संरक्षण का नियम भी है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अगर घर्षण रहित सतह पर कोई पर्सन खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह किसी चीज को फेंकता है इस साइड में, किसी पत्थर को फेंक दिया मान लो, तो पत्थर के जाने की दिशा क्या है, ये, तो इसके विपरीत दिशा में यह गति करेगा। लेकिन ध्यान रहे सतह क्या होनी चाहिए, घर्षण रहित क्या होनी चाहिए, सतह होनी चाहिए भाई, घर्षण रहित सतह होनी चाहिए। ये जो सतह पे खड़े हैं वो घर्षण रहित होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा किसका भाई, गोली का। गोली तो सबने, ठीक है। गोली के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, गोली एंड बंदूक की, ठीक है। अब मान लिया गोली का द्रव्यमान गोली के लिए बात करें तो इसका द्रव्यमान तो है, बुलेट लिख देंगे उसको, MB है, ठीक है। और इसका वेग हम बात करें, जिस वेग से यह आगे की ओर जाती है गोली, तो ये VB हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बंदूक के लिए अगर हम बात करें तो इसका मास हो जाएगा, गन लिख देंगे G,
ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, vg। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार इन दोनों का संवेग जो है वो कंजर्व रहना चाहिए या जीरो रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई प्रारंभिक, देखो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी बराबर जीरो। मैंने जीरो यहाँ पे क्यों लिखा? अब यहाँ पे एक्चुअल में आना तो क्या चाहिए था, एम बी यू बी प्लस एम जी यू जी। अब ये क्या है, बंदूक का प्रारंभिक वेग, ये क्या है, गोली का प्रारंभिक वेग। अब ये दोनों जीरो हैं क्योंकि प्रारंभ तो वह विराम अवस्था में थी, इसलिए हमने इनको कंप्लीट को जीरो लिख दिया। ये बिल्कुल ध्यान से आप बिल्कुल समझेंगे थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एम बी वी बी और एम जी वी जी। अब यहाँ पे ये जो जी है, मतलब वी जी को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये ध्यान से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वी जी को लिखा जाता है बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग, प्रतिक्षेपण वेग। किसका प्रतिक्षेपण वेग? बंदूक का, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एम बी वी बी बराबर एम जी वी जी। तो एम जी की हमें वैल्यू निकालनी है, मान लो तो वी जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी वी जी की वैल्यू निकालनी है। अगर बंदूक का कितने वेग से पीछे की ओर जाती है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। और अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एम बी बटे में एम जी, ठीक है, और ये आ जाएगा वी बी, और ये साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, डिवाइड बाय जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि वेग जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब गन जितनी हैवी होगी उतना ही उसका वेग कम होगा, मतलब उतनी ही वो पीछे खिसकेगी, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब कहीं पे भी यूट्यूब पर आपको समझने के लिए नहीं मिलेंगे। नेवी एयरफोर्स के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है, समझ गए ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो और हम एक कुछ कॉन्सेप्ट और भी ऐसे बात करने वाले थे। मैंने आपको कहा था, जो मैंने कहा था वो मैं करवा के जाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का। मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा किसके भाई, प्रक्षेप्य गति के। प्रक्षेप्य गति में मैंने आपको एच के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था एच क्या होता है, एच अधिकतम, एच क्या हो जाएगी भाई, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। एच का फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। हमारे पास परास रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारे पास होती है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, ये हमारे पास परास होती है। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे मैं ये कहूँ कि भाई परास तो मैक्सिमम, मतलब रेंज तो मैक्सिमम, और हाइट जो एज इट इज वो है वैक्यूम, अगर वो हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे। देखो परास मैक्सिमम कितने डिग्री एंगल के ऊपर होती है भैया, कितने डिग्री के एंगल के ऊपर होती है, 45 डिग्री के ऊपर। अगर इसमें मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूँ तो एच बराबर हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 2g, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो एच बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। ध्यान देंगे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो वैल्यू पुट कर दिया 2g इधर लिख लो एक बार, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 45 का स्क्वायर है, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर बटे में 1/√2 4 हो जाएगा 4g। क्या हो जाएगा भाई, 4g हो जाएगा। अब हाल ही में आपको बता के आया हूँ कि अधिकतम रेंज मैक्सिमम परास का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है यू स्क्वायर बटे में जी, यू स्क्वायर बटे में जी अधिकतम परास का फॉर्मूला होता है, बता के आया हूँ अभी मैं ऊपर, आपने अगर वीडियो को पूरा देखा तो ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास h इक्वल टू आ जाएगा आर मैक्सिमम अपॉन में 4, आर मैक्सिमम अपॉन में 4। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ध्यान से इसको समझ लेना कि ये आपके पास एच और आर मैक्सिमम में रिलेशन आ गया, एच और आर मैक्सिमम में आपके पास यह रिलेशन आ गया है। समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बात करते हैं।
समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बात करते हैं हम एच और आर के बारे में। मान लो भाई हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा, तब क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दिया तब क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास देखना ध्यान से, अभी जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बिल्कुल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े थाम कर बैठ जाना, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं। H बराबर होता है हमारे पास H बराबर होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, ठीक है। और R बराबर होता है हमारे पास, इसके डिवाइड में लिख लेता हूँ क्योंकि मैं डिवाइड करने वाला हूँ आगे, पहले बता देता हूँ। इसके डिवाइड में लिख लेते हैं भाई हम, देख क्या हो गया तेरे, हाँ देखो इसके डिवाइड में लिख लिया हमने R, और इसके डिवाइड में मैं R का जो एक्चुअल वैल्यू होती है फॉर्मूला वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, ठीक है। जी से जी कैंसिल होगा आपका, यू स्क्वायर से, तो एक सेकंड, जी से जी कैंसिल होगा, ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास क्या, एच अपॉन में आर इज इक्वल टू हमारे पास जो बचने वाला है, ध्यान देखना अभी, देखो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, देखो 2 है, ठीक है। और क्या है भाई, ये साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा एच अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन में 4, टेन थीटा अपॉन में 4। यहाँ पे एक रिलेशन निकल कर आता है यहाँ पे दोनों के बीच में। तो अगर हम कह दें कि भाई एच और आर जो है वो अगर बराबर हैं, एच और आर क्या है, बराबर हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमें कह दिया कि एच और आर बराबर हैं दोनों, तो एच और आर बराबर कब होते हैं वो अभी देख लेना आप, देखो मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो एच बराबर आ जाएगा हमारे पास एच की वैल्यू देखते हैं। चलो एच बराबर हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, एच इज इक्वल टू 4h बराबर हमारे पास है आर टेन थीटा। अगर इस टेन थीटा को मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके आता हूँ तो आर बराबर आ जाएगा डिवाइड में 4h अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, 4h कोस नहीं भाई, कोट, क्या जाएगा, कोट थीटा, क्या जाएगा, कोट थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास, आर और एच का रिलेशन के निकल के आएगा, आर बराबर 4h कोट थीटा। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यदि हमारे पास क्या है, यदि आर और एच बराबर हैं, आर और एच क्या है, बराबर हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने प्रक्षेपण कोण पर उसको फेंका गया होगा, है ना, तो कितना उसका कोण रहा होगा, ध्यान देना अभी, है ना। तो चलिए देखो ध्यान से, तो थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी जब 4, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये आर है और ये हमारे पास क्या है, 4 है। अगर ये बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू, अरे क्या है यार ये तो आप समझ ही गए होंगे, इनको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं, एक बार समझ ही गए होंगे आप मैंने कैसे किया है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर h बराबर क्या कर दिया, आर कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या निकल कर आएगा, इस टर्म से देखो आप यहाँ से, तो आर बराबर निकल के आएगा हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, टेन थीटा बराबर हमारे पास बच जाएगा 4, है ना, टेन थीटा बराबर बच जाएगा हमारे पास 4, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 4, और 10 में 4 वैल्यू होती है 76 डिग्री की, तो 76 डिग्री यहाँ पे आपके पास
एंगल रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे ये बोल दिया जाए, अगर आपको यहाँ पे वो ये बोल दिया जाए कि भाई H बराबर है आर मैक्सिमम के, H बराबर है आर मैक्सिमम के। अब यहाँ पे एक ध्यान से आप चीज़ देखना, H अगर आर मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल ध्यान से सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए चलना है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। देखो इतने कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में किए हैं, जितना एक्सप्लेनेशन आपको किसी ने भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा। इतने ही छोटे समय में, थोड़े समय में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, काफ़ी चैप्टर्स को रिवीजन कर लिया। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कीजिए, आज ही हमारे चैनल को बेल आइकन की भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान रहे नेवी एंड एयरफोर्स के बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप BSF RORM की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, थैंक यू।